नौकरी की व्यस्तता, ऑफिस का दबाव, घर की जिम्मेदारियां और इन सब के बीच यूपीएससी जैसा एक बहुत बड़ा सपना। हम्म। ये एक ऐसी मुश्किल है ना जिससे हजारों लोग हर साल जूझते हैं। हाँ। सवाल ये है कि क्या इस चक्रव्यूह से निकलने का कोई रास्ता है? और अक्सर लोग इसका जवाब ढूंढते हैं टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स में, लेकिन ये सिर्फ घंटों और मिनटों का खेल नहीं है। नहीं है। ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये आपके माइंडसेट का, आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ का और अपनी हकीकत को मतलब एक्सेप्ट करने का खेल है। बिल्कुल। आज हम एक ऐसी ही गाइड को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो खास तौर पर उन यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए है जो नौकरी भी कर रहे हैं। ये एक तरह का कह सकते हैं नक्शा है। हाँ, एक रोड मैप की तरह। हाँ, एक रोड मैप जो इस मुश्किल रास्ते पर चलने में मदद कर सकता है। तो चलिए इस सफर के पहले और सबसे जरूरी कदम से शुरू करते हैं। नजरिया बदलना। हाँ, नजरिया बदलना। हाँ, क्योंकि देखिए, इस गाइड का सबसे पहला और शायद सबसे रेवोल्यूशनरी आइडिया यही है कि अपनी नौकरी को एक दुश्मन या एक बोझ मानना बंद करें। ये तो बहुत मुश्किल है। ज्यादातर लोग तो इसी गिल्ट में रहते हैं कि नौकरी उनका कीमती समय खा रही है। बिल्कुल। और ये एक तरह का अपराध बोध है। एक तरफ ऑफिस का स्ट्रेस, दूसरी तरफ ये गिल्ट कि मैं पढ़ नहीं पा रहा। तो ये तो डबल प्रेशर हो गया। लेकिन गाइड कहती है कि नौकरी एक बाधा नहीं बल्कि एक ताकत हो सकती है। ये सुनने में थोड़ा उल्टा लगता है। लगता है, पर इसके सीधे सीधे 3 फायदे हैं। पहला, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब आपके पास एक सैलरी आ रही होती है तो आप पर वो पहले ही अटेम्प्ट में निकलना है वाला दबाव नहीं होता। हाँ, एक मानसिक शांति रहती है। वही। दूसरा, ये एक बहुत मजबूत बैकअप प्लान है। और तीसरा, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, नौकरी का जो रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस है, हाँ, वो आपको वो व्यवहारिक समझ देता है जो सिर्फ किताबों से नहीं मिल सकती। मतलब जैसे टीम में काम करना, डेडलाइंस को मीट करना या किसी सरकारी दफ्तर में फाइलों की उलझन को समझना। एग्जैक्टली। ये सब तो सीधे सीधे आपके एथिक्स के पेपर, निबंध और इंटरव्यू में काम आ सकता है। तो साइकोलॉजिकली आप ये कह रहे हैं कि बस देखने का नजरिया बदलना है। हाँ, इसे कॉग्निटिव रीअप्रेजल कहते हैं। आप हालात नहीं बदल रहे, बस अपना पर्सपेक्टिव बदल रहे हैं। जिस पल आप अपनी नौकरी को एक सहयोगी की तरह देखने लगते हैं, आप उस लड़ाई से बाहर आ जाते हैं। और इससे जो मेंटल एनर्जी बचती है वो आपकी तैयारी में लगती है। और ये एक गेम चेंजर है। अच्छा, और इसी सोच से जुड़ा है एक और पॉइंट, यथार्थवादी उम्मीदें रखना। हाँ। गाइड साफ कहती है कि एक नौकरी करने वाले उम्मीदवार के पास वीकडेज में सिर्फ 3 से 5 घंटे और वीकेंड पर 8 से 10 घंटे होते हैं। और इस सच्चाई को स्वीकार करना, ये पहला कदम है और सबसे मुश्किल भी। क्यों? पर कोई 14-14 घंटे पढ़ाई करने का दावा कर रहा होता है, उस माहौल में ये मानना कि आपके पास सिर्फ 4 घंटे हैं, हिम्मत का काम है। सही बात है, लेकिन ये जरूरी है। पूरे समय तैयारी करने वालों की नकल करना आपको सिर्फ निराशा देगा, बर्नआउट देगा। गाइड में एक बहुत पावरफुल लाइन है, यूपीएससी तीव्रता से ज्यादा निरंतरता को महत्व देता है। हाँ, बिल्कुल। कंसिस्टेंसी इसकी। मतलब ये हुआ कि 2 साल तक हर रोज 3 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई, कभी कभार की 12 घंटे की पढ़ाई से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। यही सार है। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं। ठीक है, तो माइंडसेट बदल लिया, हकीकत को समझ लिया, लेकिन ये तो सोचने की बात हुई। असली चैलेंज तो इसे एक्शन में लाने का है। तो ये गाइड पहला कदम क्या बताती है? पहला और सबसे मैं कहूंगा आंखें खोलने वाला कदम है टाइम ऑडिट। टाइम ऑडिट। हाँ, मतलब आप एक हफ्ते तक पूरी ईमानदारी से अपने हर मिनट का हिसाब रखें। कब उठे, कब ऑफिस गए, कब खाना खाया और सबसे जरूरी, कितनी देर फोन इस्तेमाल किया। हाँ, और नतीजे चौंकाने वाले होते हैं। गाइड के अनुसार ज्यादातर लोग रोजाना 1.5 से 2 घंटे अनजाने में बर्बाद कर देते हैं। 1.5 से 2 घंटे, ये तो बहुत ज्यादा है। कहाँ जाता है ये समय? वही सोशल मीडिया पर माइंडलेस स्क्रोलिंग, लंबी लंबी फोन कॉल्स या छोटे छोटे अनप्लान्ड ब्रेक्स। हम सोचते हैं सिर्फ 5 मिनट और वो कब 45 मिनट बन जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अगर इसमें से सिर्फ 1 घंटा भी बचा लिया तो महीने में 30 घंटे हो गए। ये तो लगभग 4 पूरे दिन की पढ़ाई के बराबर है। एग्जैक्टली। ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। तो एक बार जब ये ऑडिट हो गया और पता चल गया कि समय कहाँ है, तो फिर उसे इस्तेमाल कैसे करना है? वीकडेज की क्या स्ट्रैटेजी है? गाइड इसके लिए एक बहुत ही प्रैक्टिकल एनर्जी बेस्ड स्ट्रैटेजी देती है। एनर्जी बेस्ड? हाँ, इसे 3 हिस्सों में बांटा गया है। पहला, सुबह का समय लगभग 4:30 से 7:30 बजे तक। इसे गोल्डन आवर्स कहा गया है।
दिमाग एकदम ताज़ा, कोई फ़ोन कॉल नहीं, कोई डिस्टर्बेंस नहीं। और इस समय सबसे मुश्किल विषय उठाने चाहिए, जैसे पॉलिटी या इकोनॉमी। बिल्कुल, क्योंकि इस समय दिमाग की समझने की शक्ति सबसे ज़्यादा होती है। आप दिन की सबसे बड़ी चुनौती को सबसे पहले निपटा रहे हैं। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर कोई सुबह जल्दी उठने वाला नहीं होता। क्या ये गाइड उन लोगों के लिए कोई विकल्प देती है जो नाइट आउल्स है? ये बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, गाइड सुबह पर जोर इसलिए देती है क्योंकि ज्यादातर लोगों के लिए वो समय सबसे शांत होता है। लेकिन इसका मूल सिद्धांत सुबह उठना नहीं है। अच्छा, सिद्धांत है अपने डीप वर्क के लिए दिन का सबसे शांत और सबसे हाई एनर्जी वाला समय खोजना। अगर कोई रात में 11 से 2 बजे तक ज्यादा फोकस कर सकता है और नींद भी पूरी कर लेता है, तो वो भी उतना ही इफेक्टिव है। समझ गए। तो जरूरी ये है कि सबसे मुश्किल काम सबसे अच्छी ऊर्जा के समय किया जाए। हाँ, ठीक है। तो दूसरा हिस्सा है ऑफिस के दौरान का समय। यहाँ तो पढ़ाई संभव नहीं लगती। पढ़ाई नहीं करनी है, माइक्रो लर्निंग करनी है। माइक्रो लर्निंग। हाँ, जैसे ऑफिस आते जाते समय मेट्रो में करंट अफेयर्स का कोई ऑडियो सुन लिया, लंच ब्रेक में 15 मिनट निकालकर पिछले दिन के नोट्स पलट लिए। ये छोटी छोटी बूंदें हैं जो लंबे समय में घड़ा भर देती हैं। और तीसरा हिस्सा शाम का समय, जब आप ऑफिस से थक कर घर लौटते हैं। उस समय तो कोई भारी भरकम किताब उठाने का मन ही नहीं करता होगा। और उठाना भी नहीं चाहिए। गाइड यही कहती है, शाम का समय जब एनर्जी लो हो, तब हल्के कामों के लिए है, जैसे करंट अफेयर्स पढ़ना, नोट्स ऑर्गेनाइज करना या सिर्फ 1-2 सवालों के जवाब लिखने की प्रैक्टिस करना। तो ये पूरी स्ट्रैटेजी इस बात पर है कि आप अपनी ऊर्जा से लड़े नहीं, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करें। बिल्कुल, इट्स नॉट अबाउट वर्किंग हार्डर, इट्स अबाउट वर्किंग स्मार्टर। हफ्ते के दिनों की रणनीति तो समझ आ गई, लेकिन असली फासला तो वीकेंड पर ही तय होता होगा। गाइड में वीकेंड को मेक और ब्रेक समय कहा गया है। हाँ, लेकिन यहाँ भी एक जाल है। बिना सोचे समझे 12-12 घंटे बैठ जाना, वो भी काम नहीं करता। तो वीकेंड की क्या रणनीति होनी चाहिए? शनिवार का दिन उसे आप कंसोलिडेशन डे की तरह देखें। मतलब हफ्ते भर जो भी पढ़ा उसका रिवीजन करें, जो भी विषय छूट गए हैं उन्हें पूरा करें। यानी नई चीजें पढ़ने की बजाय जो पढ़ा है उसे मजबूत करना। बिल्कुल। और रविवार को ग्रोथ डे की तरह देखना चाहिए। ग्रोथ डे। ये दिन लंबी पढ़ाई के लिए है, 8 से 10 घंटे। इस दिन आप अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं, पूरे 3 घंटे का मॉक टेस्ट दे सकते हैं या जीएस का कोई बड़ा हिस्सा खत्म कर सकते हैं। लेकिन गाइड में एक चेतावनी भी है। रविवार को पूरी तरह पढ़ाई में झोंक देना भी खतरनाक हो सकता है। बर्नआउट का खतरा। बिल्कुल। इसीलिए रविवार शाम को कुछ घंटे पूरी तरह से आराम करने, परिवार के साथ समय बिताने या कोई हॉबी परस्यू करने के लिए रखने की सलाह दी गई है। अपनी बैटरी को अगले हफ्ते के लिए रिचार्ज करने जैसा है। Exactly. एक मशीन की तरह लगातार काम करना लंबे समय में आपकी प्रोडक्टिविटी को कम ही करेगा। और ये सब मतलब ये टाइम मैनेजमेंट, वीकेंड प्लानिंग, ये सब स्मार्ट प्लानिंग के बड़े विचार से जुड़ता है। हाँ, गाइड में एक बहुत जरूरी बात पर जोर दिया गया है, अपने रिसोर्सेस को बेरहमी से सीमित करना। हाँ, रूथलेसली लिमिट योर रिसोर्सेज। ये एक नौकरी करने वाले उम्मीदवार के लिए सबसे जरूरी सलाह है। उनके पास हर विषय के लिए 3-4 किताबें पढ़ने का समय नहीं होता। और ना ही मानसिक ऊर्जा होती है। नहीं होती। इससे सिर्फ कंफ्यूजन होता है और एनालिसिस पैरालिसिस होता है, जहां आप इतना सोचते हैं कि कुछ कर ही नहीं पाते। तो गाइड का फॉर्मूला क्या है? बहुत साफ। एक विषय इज इक्वल टू 1 स्टैंडर्ड किताब प्लस अपने खुद के बनाए हुए नोट्स प्लस करंट अफेयर्स के लिए कोई एक सोर्स, बस। लिमिटेड रिसोर्सेज, मल्टीपल रिविजन्स। यही सफलता की कुंजी है। इसी स्मार्ट प्लानिंग से जुड़ा एक और दिलचस्प विचार है, लक्ष्य बनाने का तरीका। गाइड कहती हैं कि आज 4 घंटे पढ़ूंगी जैसा लक्ष्य बनाने के बजाय आज मैं लक्ष्मीकांत का 3रा चैप्टर पूरा करूंगी जैसा लक्ष्य बनाना बेहतर है। ये छोटा सा बदलाव इतना महत्वपूर्ण क्यों है? इसके पीछे एक गहरा साइकोलॉजिकल कारण है। जब आपका लक्ष्य समय पर आधारित होता है तो हो सकता है आप 4 घंटे किताब के सामने बैठे रहें, पर आपका दिमाग कहीं और हो और असल पढ़ाई सिर्फ 1 घंटे की हो। सही बात है। दूसरा, अगर किसी दिन मीटिंग लंबी चली और आप सिर्फ 3 घंटे ही पढ़ पाए तो आपको गिल्ट महसूस होगा। आपको लगेगा कि आप लक्ष्य से चूक गए। जबकि काम आधारित लक्ष्य के साथ दिन के अंत में एक सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, मैंने आज कुछ ठोस पूरा किया है। चाहे उसे करने में 3 घंटे लगे हों या 5, इससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये बात है। ये आपको प्रोसेस पर फोकस करने में मदद करता है, ना कि सिर्फ घड़ी देखने पर। तो अगर हम इन सभी रणनीतियों को एक साथ देखें तो कुछ ऐसी बुनियादी बातें सामने आती हैं जिनसे कोई समझौता नहीं किया जा सकता। गाइड इन्हें
तैयारी के मजबूत स्तंभ कहती है। हाँ, और इनमें सबसे पहला और सबसे जरूरी स्तंभ है रिवीजन। ये बात हर कोई कहता है, लेकिन नौकरी करने वाले के लिए ये और भी ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में ऑफिस का काम और पढ़ाई दो अलग अलग दुनिया चलती रहती हैं। इस वजह से भूलने की संभावना ज्यादा होती है। बिना वीकली और मंथली रिवीजन के सारी मेहनत बेकार है। दूसरा स्तंभ है उत्तर लिखना। यहाँ पर ज्यादातर लोग अटक जाते हैं। हाँ, वो सोचते हैं एक बार पूरा सिलेबस खत्म हो जाए फिर लिखना शुरू करूंगा। और वो दिन कभी नहीं आता। कभी नहीं आता। ये एक क्लासिक जाल है। गाइड का सुझाव बहुत प्रैक्टिकल है। रोज सिर्फ एक सवाल का जवाब लिखें। सिर्फ 10-15 मिनट लगते हैं, लेकिन ये आदत धीरे धीरे आपके लिखने के डर को खत्म कर देती है। और तीसरा स्तंभ, जिसे लोग अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, स्वास्थ्य और नींद। और ये एक बहुत बड़ी गलती है। लोग अक्सर नींद से कटौती करके पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये कुछ दिनों तक तो शायद काम कर जाए, लेकिन लंबे समय में बहुत नुकसानदायक है। बिल्कुल। एक थका हुआ दिमाग जानकारी को ठीक से प्रोसेस ही नहीं कर सकता। ये बात 100% सही है। कम नींद के साथ की गई 8 घंटे की पढ़ाई अच्छी नींद के बाद की गई 4 घंटे की फोकस्ड पढ़ाई से भी बदतर होती है। हाँ, तो 6-7 घंटे की अच्छी नींद और 20-30 मिनट का हल्का व्यायाम ये जरूरतें हैं। और आखिरी स्तंभ, जो शायद सबसे मुश्किल है, वो है अनुशासन। हाँ, मतलब सोशल फंक्शंस को न कहना, देर रात तक दोस्तों के साथ बाहर घूमने के बजाय घर आके पढ़ाई करना, या बस यूं ही फोन चलाने की आदत को छोड़ना, ये त्याग मांगता है। और ये अनुशासन सीधे तौर पे टाइम ऑडिट से जुड़ता है। सही बात है। जब आपको पता होता है कि आपका समय कितना कीमती है, तभी आप उसे बचाने के लिए मजबूत फैसले ले पाते हैं। बिल्कुल। ये सभी स्तंभ दिखाते हैं कि यूपीएससी की तैयारी सिर्फ एकेडमिक नहीं, बल्कि एक हॉलिस्टिक प्रोसेस है। और दिलचस्प बात यह है कि ये पूरी प्रक्रिया उम्मीदवार में वही गुण विकसित करती है जो यूपीएससी खुद एक अधिकारी में ढूंढता है। जैसे कि टाइम मैनेजमेंट, तनाव से निपटना, प्राथमिकता तय करना, अनुशासन। तो तैयारी का सफर खुद ही आपको एक बेहतर इंसान और एक संभावित अधिकारी बना रहा है। बिल्कुल। आप मंजिल तक शायद थोड़ा धीरे पहुंचें, लेकिन आप ज्यादा मजबूत और समझदार होकर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर जो तस्वीर उभर रही है वो ये है कि नौकरी और यूपीएससी की तैयारी को संतुलित करना मुश्किल जरूर है, पर नामुमकिन नहीं है। हाँ, ये ताकत का खेल कम और एक स्मार्ट, सोची समझी रणनीति का खेल ज्यादा है। ये गाइड दिखाती है कि अगर हर रोज 3-5 घंटे केंद्रित होकर पढ़ाई की जाए, नियमित रूप से रिवीजन किया जाए और सबसे जरूरी मानसिक रूप से शांत रहा जाए, हाँ, पॉजिटिव रहा जाए, तो नौकरी आपके सपने को रोकेगी नहीं, बल्कि उसे सहारा देगी। और ये मानसिक शांति एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, जिसे अक्सर लोग कम आंकते हैं। शायद इस पूरी चर्चा का सबसे शक्तिशाली संदेश यही है, धीमी प्रगति भी प्रगति है, हार न माने। बिल्कुल। हर दिन थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ना एक बड़ी छलांग लगाने की कोशिश में गिरने से हमेशा बेहतर है। और अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ जाता हूँ। हाँ, बताइए। ये गाइड ये तो बहुत अच्छे से बताती है कि काम और पढ़ाई को कैसे संतुलित किया जाए। हाँ, इसमें कोई शक नहीं, एक बेहतरीन रोड मैप है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि किसी व्यक्ति की नौकरी का प्रकार, चाहे वो टेक्नोलॉजी में हो, फाइनेंस में हो या किसी और क्षेत्र में, वो यूपीएससी के एथिक्स पेपर में उसके जवाबों को या इंटरव्यू में उसके दृष्टिकोण को सक्रिय रूप से कैसे बेहतर बना सकता है। ये तो बहुत दिलचस्प सवाल है। शायद नौकरी का वास्तविक अनुभव सिर्फ एक बैकअप नहीं, बल्कि एक ऐसा यूनिक स्ट्रैटेजिक एडवांटेज है जो उन उम्मीदवारों के पास नहीं है जो सिर्फ किताबी ज्ञान पर निर्भर हैं।